तो अब हम बात करेंगे मादा स्त्री जनन तंत्र की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये जिस तरीके से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, अलग अलग भाग देख के, सबसे पहले हमने वहाँ पर किसकी बात करी थी, वृषण की। इसी तरीके से यहाँ भी हम क्या देखेंगे, यहाँ इसका जो लैंगिक अंग है क्या, अंडाशय, ओवरी, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक जोड़ी अंडाशय, फिर उसके बाद हम सहायक नलिकाएं देखेंगे, एसेसरी ट्यूब्यूल्स देखेंगे, उसके बाद हम सहायक ग्रंथियाँ देखेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स, फिर हम देखेंगे वल्वा, ठीक है, जो हम बाह्य जननेंद्र हमने जिसको कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक जोड़ी अंडाशय की, ठीक है, ओवरी। तो यहाँ पर मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। और यह कैसा रहता है, बादाम के आकार का रहता है, और ये 2 से 4 सेंटीमीटर के रहते हैं, ठीक है। और कैसे रंग के रहते हैं, श्वेत रंग के रहते हैं, सफ़ेद रंग के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर स्थित होते हैं, ये रहते हैं पेल्विस एरिया जो है, श्रोणि मेखला के जस्ट कहाँ पर, ऊपर की तरफ, मतलब कि ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आधार पर, किसके, हम जो हमारा क्या है, क्या कहते हैं हम उसे, ब्लैडर के आधार पे हम ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो श्रोणि पेल्विस के ऊपर मिलते हैं ना, ऊपर की तरफ मिलते हैं श्रोणि मेखला के, श्रोणि के, है ना, जो पेल्विस है। अब गर्भाशय से जुड़ा रहता है। अब किस तरीके से गर्भाशय से जो अंडाशय जुड़े रहते हैं, देखो भाई, गर्भाशय से एक क्या निकलता है, आवरण सा निकलता है, ठीक है, लेयर से निकलती है, और ये उसको 2 बार ऐसे करके फोल्ड कर लेती है। तो द्वि आवरण लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियन, ठीक है। क्या कहते हैं, मीजोवेरियन। तो मीजोवेरियन क्या है, तो मीजोवेरियन हमने देखा है क्या, जो हमारा गर्भाशय वो इसको 2 लेयर से क्या कर रहा है, हमारे अंडाशय को घेर रहा है, ठीक है, मीजोवेरियन आवरण चढ़ा दिया। अब एक और उससे ये कनेक्टेड रहती है गर्भाशय से, ये अंडाशय खुद एक तरह का लिगामेंट निकालता है, ठीक है, स्नायु निकालता है, जैसे हम कहते हैं अंडाशय स्नायु, ओवेरियन लिगामेंट। और जो हमारा गर्भाशय निकाला था हमने उसे कहा यूटेरस लिगामेंट, ठीक है। तो 2 तरह के लिगामेंट से जुड़ा रहता है, एक खुद हमारा ओवेरियन लिगामेंट से, और दूसरा जो हमारा क्या निकालता है, गर्भाशय, जिससे हमने कहा यूटेरस लिगामेंट। अब उसके बाद ये अंडाशय जो रहता है हमारा, किस तरीके से ये अंदर की संरचना रहती है इसकी। सबसे पहले इसके बाहर 3 लेयर्स मिलती हैं, वो 3 लेयर होती हैं हमारी, और क्या नाम रहता है, बाह्य उपकला, और अंदर की तरफ रहती है जर्म स्तर, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके बाद रहती है ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, ठीक है, एल्ब्यूगिनिया। तो ये 3 लेयर्स रहती है। पहली क्या है, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, बाह्य उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके बाद है ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। अब अंदर की तरफ क्या, अंदर की तरफ को कहते हैं पिटिका, अंदर की तरफ जो चीज़ें मिले वो उसके अंदर पिटिका के अंदर मिलेगी। जैसे हमने कहा अंडाशय पिटिका, ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है, क्या क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है वो 2 भाग में बटा है, एक बाहर की तरफ को हमने कहा कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ को कहा हमने मेड्यूला, वल्कुट और मध्यांश में बटा हुआ अंडाशय पिटिका, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब आते हैं हम किसके ऊपर, अंडाशय हमारा कंप्लीट हुआ, बादाम जैसी आकृति है, एक जोड़ी है, 2 से 4 सेंटीमीटर है, श्वेत है, और आवरण से घिरा हुआ है, मीजोवेरियन आवरण है, जो कि कौन बना रहा है, जो कि गर्भाशय यूटेरस लिगामेंट है एक तरह का, और एक ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड रहती है, श्रोणि के ऊपरी भाग में है ना, और इसमें 3 आवरण रहते हैं, बीच वाला जर्मिनल एपिथेलियम इम्पोर्टेंट है, और अंदर की तरफ पिटिका रहती है, अंडाशय पिटिका, ओवेरियन और स्ट्रोमा, और 2 भागों में विभाजित है, एक हमारा मेडुला और एक और कॉर्टेक्स, ठीक है। अब फैलोपियन नलिका पर हम आते हैं, जो कि कहाँ पर है, बिल्कुल स्थित कहाँ पर है, हमारे अंडाशय के पास स्थित है, ठीक है, जहाँ पर हमारे स्पर्म आएंगे, और जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर क्या होगा आगे जाके, जो हमारा क्या है 40, हाँ, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। तो किस तरीके से संरचना रहती है किसकी, फैलोपियन नलिका की। तो सबसे पहले क्या रहता है, एक रहता है क्या, जो हमारे अंडाशय के बिल्कुल पास रहता है, उसे कहते हैं कीपक, ठीक है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम रहता है कीपक, और इस कीपक इनफंडिबुलम से निकलते हैं फिम्ब्रे, क्या निकलते हैं, झालर। इनफंडिबुलम से क्या निकले, फिम्ब्राई निकले, फिम्ब्रे निकले, झालर निकले, जो कि किसको कैच करेंगे, हमारे अंड को, जो हमारा अंडाणु उसमें से आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद तुम्बिका रहता है, एम्प्यूला, है ना। तो इसके बाद कीपक के बाद आया एम्प्यूला, एम्प्यूला तुम्बिका में क्या रहती हैं,
ये गति देता है, कौन सी गति देता है, ये गति देता है हमारी फ्लैजिलल मूवमेंट देता है ना, ये मूवमेंट एक तरह की देता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहता है हमारा इस्थीमस, जिसे हमने क्या कहा है संकीर्ण पथ। तो क्या क्या आया, इन्फंडिबुलम, एम्ब्यूला और इस्थीमस। हिंदी में बोला हमने कीपक, तुम्बिका, और आखिरी में क्या आया हमारा संकीर्ण पथ इस्थीमस। अब इस्थीमस, अब क्वेश्चन आता है कि निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो कहाँ पर होता है। तो निषेचन जो होता है, मैंने गलत बोले थे, इम्प्लांटेशन नहीं, निषेचन जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारा फर्टिलाइजेशन फैलोपियन नलिका की तुम्बिका में। कहाँ पर होता है, एम्प्यूला में होता है निषेचन, जब दोनों युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है, तो याद रखना। अब मान लो अगर जो मैं अभी बोला था इम्प्लांटेशन है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरोपण, ठीक है, अंतरोपण, वो कहाँ होता है, वो होता है गर्भाशय में, ठीक है। अब मान लो गर्भाशय में नहीं, हाँ गर्भाशय में होता है। तो मान लो अब यहाँ पर कि जो फैलोपियन नलिका वहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाए तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, और क्या वहाँ पर शिशु का निर्माण होगा। तो अगर फैलोपियन नलिका में ही इम्प्लांटेशन हो जाए तो हम वहाँ पर कहेंगे कि शिशु का निर्माण नहीं होगा, और इस प्रेगनेंसी को हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये, ठीक है। अंदर की तरफ अगर मतलब कि यूटेरस के बाहर ना होकर, ठीक, यूटेरस के बाहर हो गया, यूटेरस के अंदर ना होकर बाहर फैलोपियन नलिका में अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम रहता है। तो फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम रहता है, कीपक, जिसे हमने क्या कहा है हिंदी में इन्फंडिबुलम, ठीक है। अब आते हैं गर्भाशय के ऊपर, यूटेरस। तो यूटेरस कैसी संरचना है, एक उल्टी नाशपाती की जैसी संरचना है, तो इस तरीके से संरचना रहती है, ठीक है, और ऐसा रहता है। अब इसको उल्टा कर दो तो उल्टे नाशपाती की जैसी संरचना है, और इसे एक और नाम है, इसे हम बुलाते हैं, एक तो वोम नाम है, और एक और नाम है जिसको हम कहते हैं हिस्टेरा, ठीक है, हिस्टेरा एक और वोम, तो बच्चादानी, वोम, ये सब इसके नाम है, ठीक है, हिस्टेरा। अब अगर मान लो किसी के क्या नाम है, हिस्टेरा या यूटेरस गर्भाशय में कोई संक्रमित हो गई है, मतलब कि कुछ क्या हो गया भाई, संक्रमण हो गया है, कैंसर वगैरह हो गया, तो उसको निकालना पड़ेगा। अब इस निकालने की जो सर्जरी है, जो शल्य चिकित्सा द्वारा इसे निकाला जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं। जिस तरीके से हमने किस में देखा था, नर जनन उसमें देखा था, जब हम किसको निकाल लेते, हमारे हमारे अंडाणु, जो हमारा अंडाश क्या कहते हैं उसे, वृषाणु का जब हम निकाल लेते तो उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोटॉमिक, है ना, क्या कह रहे थे हम उसे कह रहे थे आर्किडेक्टोमी कह रहे थे हम उसे, आर्किडेक्टोमी। अगर यहाँ पर हम इसे निकालेंगे किसको, गर्भाशय को, ठीक है, तो हम यहाँ इसको कहेंगे हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय का सर्जरी कर निकालना, ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। अब गर्भाशय के भाग हैं, देखो अलग अलग भाग है। सबसे पहले जो है वो है गर्भाशय का जो ऊपरी भाग है, उसको हमने क्या कहा है, फंडस, ठीक है, फंडस। फिर उसके बाद है पूरी जो बॉडी है, जहाँ पर बच्चा जो होगा मुख्य रूप से क्या होगा, वहीं पर विकास होगा शिशु का। और उसके बाद है ग्रीवा, जिससे हमने क्या है, सर्विक्स। तो ये 3 भाग है। सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला भाग है फंडस, तो इस फंडस का काम क्या है, यहाँ इम्प्लांटेशन, रोपण होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, हमारे फंडस में। अब बॉडी में क्या हो रहा है भाई, मैंने बताया शिशु का जो निर्माण है, जो मुख्य रूप से निर्माण है, वो कहाँ होता है, बॉडी, मतलब कि इसकी बॉडी गर्भाशय की यूटेरस में होता है, बॉडी में होता है। अब उसके बाद जो अभी मैंने सर्विक्स बोला है, जो ग्रीवा है, उसमें क्या होता है, ये ग्रीवा जो है, इसको हम ये जो होती है ना, ये योनि नाल के साथ मिलकर,
ग्रीवा है, सर्विक्स है, योनि नाल के साथ मिलकर बनाती है जनन नलिका, बर्थ कैनल बनाती है। ठीक है, ग्रीवा नाल व योनि नाल दोनों पथ को मिलाकर जन्म नलिका, वहीं से तो बच्चे का मतलब को बच्चे को निकाला जाता है, बर्थ कैनल। ठीक है, तो क्या है, जन्म नलिका। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो गर्भाशय है ना, इसमें कुछ आवरण है, जो क्या है, भित्तियाँ हैं, या हम कह सकते हैं इस तरह है, लेयर्स हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। एक जो हम अंदर की तरफ देखेंगे, या सबसे अंदर की तरफ शुरुआत करते हैं, तो सबसे अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम। और जो इस तरीके से ऐसे रहती है, जो बाहर की तरफ है, उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, और बीच वाली जो है, जो मेन है सबसे, मायोमेट्रियम। और यही क्या करती है, जब पहला प्रसव होता है, यही क्या होती है, संकुचन होती है। जो मैंने बताया भी था कि जैसे नर में हमारे जो वृषण हैं और जो ग्लैंड्स है, सहायक ग्लैंड्स है, उसमें से निकलता है एक तरल, एक क्या निकलता है, हार्मोन निकालता है। कौन निकालता है हार्मोन? वो निकालता है हमारा, हाँ, तो क्या है, शुक्राशय जो हमारा है, जिसे हमने कहा है सेमिनल वेसिकल, है ना। हाँ, सेमिनल वेसिकल जो है, शुक्राशय जो है, वो 2 तरह के हार्मोन निकालता है ना। एक तो फ्रक्टोज, जो कि शुक्राणुओं को क्या देगा, पोषण प्रदान करेगा, फ्रक्टोज जो मीठा सा तरल वो बताया था सर ने। और एक दूसरा हार्मोन निकालेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि कौन निकालेगा, प्रोस्टेट भी निकालेगा, पुरुष भी निकालेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और हमारा कौन निकालेगा, सेमिनल वेसिकल, जिसको हमने कहा शुक्राशय, ये भी निकालेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि क्या करेगा, मायोमेट्रियम जो है गर्भाशय की, उस भित्तियों को क्या करेगा, उन मांसपेशियों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा संकुचन के लिए। अब ये जब प्रसव होता है तो ये क्या होती है, संकुचन होती है। जब बच्चा क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब उस वक्त में प्रसव, अच्छा, अंदर की तरफ, मतलब जब स्पर्म को ले जाना होता है, और जब ये मायोमेट्रियम में बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उस वक्त भी क्या होता है, प्रसव के उसमें ये मायोमेट्रियम क्या होती है, संकुचन करती है। तो प्रसव, जिसको हमने कहा पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन के दौरान तीव्र संकुचन करती है। ठीक है, कौन, हमारी मायोमेट्रियम, गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक है, अब हम देखेंगे वल्वा, जिसे हमने कहा बाह्य जनेंद्रिय। उससे पहले मुझे पता है ग्लैंड्स आती हैं, तो हम ग्लैंड्स इसके बाद देखेंगे, जिस एसेसरी ग्लैंड्स आएंगी। पहले हम देखेंगे वल्वा, जो बाह्य जनेंद्रिय है। तो जो स्त्री है उसका वल्वा देखो, सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस में क्या रहता है, एक तो बाल वगैरह, रोम वगैरह रहते हैं, जिसको हमने कहा है जनन या लैंगिक रोम हमने कहा है। ठीक है, और एक ऊतक, वसीय ऊतक बस वसा रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्या रहते हैं, 2 तरह के आवरण रहते हैं, लेबिया रहते हैं, भगोष्ठ रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, लेबिया। एक माइनर लेबिया रहता है अंदर की तरफ, और एक मेजर लेबिया होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई, माइनर लेबिया होते हैं, मतलब एक तरह का आवरण रहता है वल्वा का। ठीक है, और उसके बाद हम जब ऊपर से हम देखते हैं, तो वहाँ एक क्या रहता है, एक क्या रहता है, क्या नाम है, क्लाइटोरिस, है ना, क्लाइटोरिस करके एक उत्तेजनशील क्या रहती है, संकरा संरचना रहती है। ठीक है, कहाँ रहती है, ये लेबिया मेजोरा के बिल्कुल नज़दीक, है ना, लेबिया मेजोरा के, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा यूरेथ्रा ओपनिंग है, सॉरी, या हम ये कह सकते हैं, हाँ, यूरेथ्रल ओपनिंग है, उसके जस्ट ऊपर रहती है हमारी क्या, क्लाइटोरिस, और एक हुड भी रहता है उसका। तो क्लाइटोरिस क्या है, एक उत्तेजनशील अवस्था है, जिस तरीके से मानव का पीनिस रहता है ना, एक उत्तेजनशील अवस्था, उसी तरीके से जो मादा की जो क्लाइटोरिस है, वो एक उत्तेजनशील अवस्था है। ठीक है, जिससे वो क्या होती है, संकरा होती, उत्तेजन होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वेजाइना ओपनिंग है। ठीक है, और यूरेथ्रल ओपनिंग मैंने बता दी है। ठीक है, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा होती है, मॉन्स प्यूबिस होता है। और अब हम देखेंगे किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। तो 2 तरह की ग्लैंड्स मैंने बताई थी शुरुआत में। एक होती है हमारे जो हमारी स्त्री में है, क्या है, एक तो है हमारी किसको हमने क्या कहा है, तो एक तो है स्तन ग्रंथि, है ना, तो स्तन ग्रंथि हो गई, और एक और रहती है जो वेजाइना के पास में रहती है ना, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने कहा बार्थोलिन ग्रंथि। क्या कहा है, बार्थोलिन ग्रंथि। और ये बार्थोलिन ग्रंथि बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह काम करती है,
बल्बोयूरेथ्रल जो हमारा किसमें था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स थी बल्बोयूरेथ्रल, सबसे छोटी कंद मूत्र पथ ग्रंथियाँ का था, है ना, या इसका एक और नाम था काउपर ग्रंथि की तरह कार्य करती है, जो कि लुब्रिकेशन चिकनाहट के लिए एक तरल निकालती है, जैसे काउपर क्या निकला था, फ्लूइड। इसी तरीके से यहाँ बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड में एक तरल निकालेगी जो कि लुब्रिकेशन के लिए जब सेक्सुअल क्या होगी क्या होगा भाई, इंटरकोर्स होगा, उस वक्त पे लुब्रिकेशन उसे प्रदान करेगी, चिकनाहट प्रदान करेगी। किसकी तरह है ये, समवृत्ति हम कहते हैं, समवृत्ति किसकी तरह, हमारी कॉपर ग्रंथि की तरह। तो इसके साथ हमने ये खत्म करा। अभी हम देखेंगे अब सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है, फीमेल की।